गिरीश बिल्लौरे का प्रणाम स्वीकारें, अभिवादन स्वीकारें। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जैसा हम यूट्यूबर कहते हैं, पर मेरी तरफ से आप सबको नमन। आज मुझे चर्चा करनी थी मिसफिट लाइफ के इस अंक में हिंदी ब्लॉगिंग को लेकर। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ कुड के संबंध में। कुड कौन थे? ये कुड थे फाहियान, और जब अंग्रेजी में स्पेल किया तो फैक्सियान, फैक्सियान, FAXIAN, फैक्सियान। ये कुड जो थे वो अपने माता पिता की चौथी पुत्र संतान थी। बहनें कितनी थीं इसकी जानकारी मैं अभी यहाँ नहीं दे सकता। तो ये चौथी संतान थी। ये चौथी संतान जो थी अन्य 3 भाइयों की तरह बीमार रहती थी, और पिता को ये डर था कि कहीं ये बेटा जो कुड है वो बीमार रहकर मर ना जाए, इसलिए उन्होंने अपने मित्र की सलाह पर इसे मठ में भेज दिया, जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। और अल्पायु में ही ये बौद्ध मठ में चले गए थे, शायद 5 या 6 वर्ष की आयु में। मित्रों, कुड जो थे वो मेधावी थे, और उनकी जो मेधा थी वो बातों को जानने समझने के लिए हुआ करती थी। चीन का यह यात्री जब 10 वर्ष का हुआ तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ये आप इसमें देख सकते हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं यूट्यूब पर भी। तो उनके पिता माता के सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया, लेकिन ये नहीं गए। इन्होंने कहा ये जीवन चक्र है और मैं आध्यात्मिक और धार्मिक संकल्पों के लिए पैदा हुआ हूँ, उसे ही पूरा करूँगा। ये कह के ये पिता के साथ, चाचा के साथ वापस अपने घर नहीं गए। और चूँकि ये बहुत कम आयु में ही आत्मदर्शन इन्होंने कर लिया था, जीवन और मृत्यु के बीच के फासले को कैसे जीना है, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीना है, वो उन्होंने समझ लिया था। इसलिए पारिवारिक व्यवस्था में वापस शामिल नहीं हुए। और ये यानी फाहियान यानी फैक्सियान अपने 4 साथियों हुई मिंग, हुई चिंग, हुई वेई और ताओ चेंग के साथ भारत आए। और उनके आने का समय था उनकी उम्र का संभवतः 62 या 63वां वर्ष। और जब ये भारत आए तो भारत में आकर इन्होंने भारत कैसे आए ये जानिए सबसे पहले, कि ये भारत हिमालय को पार करके तो आना किसी के लिए उस दौर में भी संभव नहीं था। और आज भी देख रहे हैं ना चीन को कितनी कठिनाई होती है। बार बार बेचारा रास्ता बना बना के परेशान है। तो ये गांधार के रास्ते से श्रीनगर कश्मीर के रास्ते से भारत आए थे। वहाँ इन्होंने गांधार में बुद्ध के प्रभाव को देखा, समझा। और जो आज कंधार है, जहाँ बामियान का जो प्रतिमा आतंकवादियों ने, या कहिएगा कि जो गैर क्षमा करें, जो इस्लाम से इतर किसी को नहीं स्वीकारते, उन्होंने खंडित कर दी है। तालिबान की बात कर रहा हूँ, समुच्चय धर्म की बात मत समझिए। तो गांधार में इन्होंने बामियान इत्यादि जगहों में
बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा का पूजन अर्चन किया। इसके बाद ये पुरुषपुर यानी पेशावर पहुँचे, जहाँ पे इन्होंने कनिष्क के चैत्य का अवलोकन किया। और उसके बाद ये भारत आए और सिंधु नदी के तट पर आकर इन्होंने देखा कि एक सामान्य सा आध्यात्मिक अनुभूति करा देने वाला दृश्य उनके मस्तिष्क में छा गया और आकर्षण बिल्कुल तेजी से बढ़ता गया। इसके बाद ये तक्षशिला भी गए, पाटलिपुत्र भी गए, यानी वर्तमान के बिहार में और उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में भी गए। इसके बाद बौद्ध गया, नालंदा, पटना, वैशाली, कुशीनगर और मध्य भारत, मथुरा इनका बड़ा चर्चित स्थान है, जिसमें बार बार कहा जाता। मथुरा में इन्होंने क्या किया, इसका हवाला तो उनकी किताब जो है फाहियान की फो क्यो की, यानी अध्यात्म के लिए यात्रा, धर्म के लिए यात्रा इन्होंने जो की थी उसे अपने लिपिबद्ध किया और उस किताब का नाम था फो क्यो की में दर्ज किया है। इन्होंने इनका उद्देश्य जो था वो यात्रा का था, बुद्ध के उन तमाम स्थानों का अवलोकन करना और उनकी पूजा करना, उनको प्रणाम करना जो भारत में है। और दूसरा इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था कि वो भारत में आके संस्कृत सीखें और मूल ग्रंथों से चीनी भाषा में अनुवाद करें, और वैसा ही किया, लेकिन भारत में रहकर नहीं। जब वे भारत में करीब 15 साल रहे तो उन्होंने सबसे पहले संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखने के बाद में भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व्यवस्था को समझा। राजनीतिक व्यवस्था में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक यानी डीप स्टेट के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे उन्होंने अपनी किताब में लिखा। सामाजिक व्यवस्था पर मुझे यहाँ आपसे चर्चा करनी है। सामाजिक व्यवस्था में फाहियान ने पाया कि भारत में जो उत्तर का क्षेत्र है वो तो बौद्धमय है, या कांधार या पेशावर इत्यादि जगह पर पाटलिपुत्र यानी आज का पटना, वो भी बुद्ध का तीव्र प्रभावी क्षेत्र है। वहाँ पर लोगों को बौद्ध धर्म की मानने का बहुत अवसर प्राप्त है और वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इसके अलावा विशेषता के तौर पे उन्होंने कहा कि चाहे बौद्ध धर्म हो या सनातन व्यवस्था के अंदर शासित राज्यों, वहाँ हर जगह धार्मिक स्वतंत्रता यानी सामाजिक सहिष्णुता और दूसरे धर्म के प्रति आदर भारत में कूट कूट कर भरा था। उन्होंने तक्षशिला का भी भ्रमण किया, तक्षशिला गए और उन्होंने रथोत्सव का जिक्र किया जो कि वैशाख अष्टमी में हुआ करती थी। ये उन्होंने अपनी किताब में दर्ज किया है। वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था मध्य भारत में और उसके नीचे वाले हिस्से में ब्राह्मण धर्म की थी। ब्राह्मण धर्म एक्चुअली में ये सनातन धर्म है। ब्राह्मण सिर्फ एक प्रीचर के तौर पे कार्य करते थे। उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का वर्ग भेद, जाति भेद उस समय नहीं था। हाँ, एक विशेष व्यवस्था उन्होंने पाई कि जो चांडाल जाति के हुआ करते थे वो एक अलग तरह से रहते थे। उनका कहना है अपनी किताब में, जिसका नाम फिर से मैं बता दूं, फो क्यो की, उसमें उन्होंने
लिखा है कि भारत में कोई भी पशु का शिकार नहीं करता था और पशु का शिकार पूरी तरह वर्जित था, मांसाहार वर्जित था। ये सामाजिक व्यवस्था थी। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो मांसाहार नहीं करते थे उन्हें जो मांसाहार करते थे उन्हें जीने का हक नहीं था, ऐसा नहीं है। तब जो मांसाहार करते थे या शराब पीते थे, हाँ मैंने बताया नहीं कि शराब का सेवन भी वर्जित था। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में जब उन्होंने अशोक का महल देखा तो कहते हैं कि ये जो महल है ये किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं लगता, ये तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवता स्वयं आके इसको गढ़ गए हों। इसका तात्पर्य यही है कि भारत की जो स्थापत्य कला है उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं दर्ज किया है। फाहियान ने बताया कि जो चांडाल होते थे वे मांसाहारी और शराब का सेवन करने वाले होते थे और वे इस बात का ध्यान रखते थे कि चूंकि जो आहार में भिन्नता होती है उसका असर शारीरिक संरचना पर भी पड़ता है और उससे उभरने वाली जो शरीर से निकलने वाली जो महक है उस पर भी पड़ता है। और दूसरा, चूंकि पूर्णतः वर्जित है मृगया करना, आखेट करना और उस मांस को खाना, इसलिए वो स्वयं ही किसी को छूना नहीं चाहते थे और सारे लोग जो थे वो उनके आगमन पर अपने घर के अंदर हो जाते थे और डंडा पटक पटक कर या ढोल बजाकर चांडालों का जत्था गांव से निकलता था। ये थी व्यवस्था उस काल में और किसी तरह का सामाजिक भेदभाव फाहियान ने नहीं देखा, यानी सहिष्णुता की पुष्टि यहाँ होती है। इसके अलावा वे जिक्र करते हैं कि पाटलिपुत्र में अनाथाश्रम थे, पाटलिपुत्र यानी पटना में और भी जगह अनाथाश्रम हुआ करते थे और वे कन्नौज गए, श्रावस्ती गए, कपिलवस्तु गए, कुशीनगर गए, माने हर वो सारा हिस्सा, वैशाली गए, बनारस गए, बोध गया, नालंदा, पटना, अंत में साउथ में ताम्रलिपि। अब ताम्रलिपि का वर्तमान संदर्भ आप खोज लीजिए। हर जगह उन्होंने बुद्धिज़्म को भी पाया, कहीं बुद्धिज़्म कमज़ोर था तो कहीं ब्राह्मण व्यवस्था जो थी। उन्होंने ये ज़रूर पाया कि भारत में बहुत सारे विचार हैं लेकिन किसी भी तरह का द्वंद्व नहीं है। एक खास बात उनकी पुस्तक का ये है कि संपूर्ण विवरण लिखने के बाद भी उन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं दी और वो इसलिए नहीं कि उनका उद्देश्य था कि भारत से कुछ किताबें ले जाएं। तो उन्होंने 3 साल भारत में रुक के अध्ययन किया और अध्ययन किस बात का किया? संस्कृत भाषा को सीखा और वे एक अच्छे संस्कृत के विद्वान बन गए और उसका ट्रांसलेशन उन्होंने, चूँकि उच्च मेधावी प्रतिभा थी उनमें, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने अपनी किताब और साहित्य का ट्रांसलेशन वहाँ पर चीनी भाषा में किया। अपनी किताब में उन्होंने संस्मरण और बुद्ध के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस बीच उनके एक मित्र, संभवतः जो 4 नाम मैंने दिए हैं, हुई चिंग, हुई मिंग, हुई वेई और ताओ चैन, इनमें से कोई एक साथी उनका मर गया और उसके बाद में 3 साथी जो थे वो वापस चले गए। ये अकेले लगभग 600 किताबें इन्हें वापस ले जाना था, लेकिन इस बीच इन्होंने चीन की सिंहल द्वीप की यात्रा की, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका की, और उन्होंने पाया कि वही समानता है, जो सामाजिक उत्सव है वो ठीक उसी तरह के होते जैसा पाटलिपुत्र में होता है, यानी वही जो रथ यात्रा, वही ईश्वर की आराधना भी
वहाँ पर श्रीलंका में हुआ करती थी, वर्तमान के श्रीलंका और तत्कालीन सिंहल द्वीप में। इसके बाद में उन्होंने बताया कि राजा विद्वानों के प्रति बड़े सजग थे, उनके सम्मान में किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ते थे। और आपको ये बता दूं कि प्रथम सदी में ही चीन में बौद्ध धर्म का प्रसार हो चुका था और वहाँ पर ये 337वें वर्ष के बाद की घटनाएं हैं। लगभग आधी जो सहस्त्राब्दी है वो आने को थी और इनका जन्म हुआ। इनका वो आजकल हम हैप्पी बर्थडे जब कहते हैं ना, तो इनका अवतरण हुआ, वैसे जन्म हुआ। तो ये उस समय का सामाजिक व्यवस्था के बारे में टिप्पणी करके कहते हैं कि भारत की जनता बहुत सुखी थी और पूरे सम्मान के साथ लोगों के साथ व्यवहार करते थे, हुआ करता था। प्रशासनिक व्यवस्था की, डीप स्टेट की बहुत तारीफ की है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि भारत का राजा जो होता है वो प्रजा के प्रति बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है और वैसे ही उसके सेवक हुआ करते थे। और कर के रूप में उत्पादन का कुछ हिस्सा सरकार लेती थी, राजा लेता था, यानी डीप स्टेट के जरिए, और बड़ी सहिष्णुता से बात होती थी। अपराध ना के बराबर थे, कोई लूट खसोट का मामला नहीं था। एक और यात्री आया वेनसांग, उसके साथ में ज़रूर लूट खसोट हुई है, लेकिन फैक्सियन यानी फायान के साथ किसी भी तरह की ऐसी कोई घटना का उल्लेख फायान ने नहीं किया है। मित्रों, फायान ने यह बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रद्रोह को करता है तो उसे कठोरतम सजा दी जाती थी और उसके रिपीटिशन करने में और भी कठोर हो जाता था राज्य, और राजा को अधिकार था कि वो उसे सजा दे और वो दाएं हाथ को काटने की अनुमति देता था। इस तरह से भारत की स्थिति का उन्होंने विश्लेषण किया और भारत के ऐश्वर्य का विश्लेषण किया। यहाँ तक कि उन्होंने सिंहल द्वीप के विशेषताओं का भी वो किया है, विवरण यहाँ पे दिया है। इसके अलावा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, धार्मिक सहिष्णुता कूट कूट के भरी थी, और वो पुष्प कलावती तक्षशिला, हाँ एक नाम और छूट गया था, खेतान यानी गोमती विहार जैसी जगहों पर भी गए भारत में आकर। और भारत में उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जब वे लौट के समुद्र के रास्ते से, उसकी भी एक कहानी है, उसे आप देख लीजिए यूट्यूब के अन्य चैनलों पर। तो फायान जो थे वे उस यात्रा से लौटकर, यानी जब भी वो लौटे थे 414 में वापस, तो जब 414 में 414 तक भारत में रहे, इसके बाद जब वो वापस लौटे तो उन्होंने चीन में जाकर धर्मग्रंथों का जो था अपनी भाषा में, चाइनीज़ में विश्लेषण किया, बातचीत की, उसका ट्रांसलेशन भी किया और लोगों के बीच में उसे रखा भी कि बुद्ध का दर्शन जो है वो कुल मिला के बुद्ध के काल के बाद में ईसा की पहली शताब्दी में बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ और चीन में भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी जैसे अब वहाँ के वामपंथी शासक कर रहे हैं। सभी धर्मों को आज़ादी थी, सहिष्णुता चीन में भी थी, भारत में भी थी, यानी दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के सारे देशों में थी। किसी तरह की
कोई युद्ध की यानी सामाजिक विप्लव की कोई स्थिति का उल्लेख उनकी किताब में नहीं है। राजनीतिक तौर पर हो सकता है कि युद्ध होते रहे हों, जिसका फाहियान की इस यात्रा से ना तो कोई लेना देना था, ना ही उन्होंने अपनी किताब में इसका जिक्र किया है। मित्रों, आपको कैसी लगी ये बातचीत? अच्छी लगी हो तो अपना आशीर्वाद दीजिए, अच्छी ना लगी हो तो भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर कहिए, टिप्पणी कीजिए। मैं जानता हूँ कि वॉल्टर ने कहा है कि आपकी जो आप भी जानते हैं इस बात को, मैं अकेला ही क्यों। वॉल्टर ने कहा है कि आपकी असहमति का अधिकार आपको है और मैं उसका सम्मान करता हूँ हाथ जोड़कर। और महात्मा बुद्ध के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति, हमारे 14वें अवतार के प्रति वामन मिश्राम जी ध्यान रखें, सुन लें आप भी कि 14वें अवतार के प्रति हम अपनी निष्ठा और श्रद्धा व्यक्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, प्रणाम।